गांव के एक कोने में एक प्यारी सी बच्ची खड़ी थी। अकेली, मायूस, उदास थी। उसका चेहरा मानो चांद सा टुकड़ा हो, मगर आंखों में दुखों से भरी हुई थी। अकेली सिसकती आवाज में खुद से बातें कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इस मतलबी दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। माँ, मैं भूख से तड़पती हूँ, लेकिन मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे गले लगाकर मेरे सर पर हाथ फेर सके। चाची तो बस रजनी से ही प्यार करती है। मुझसे बस दिन भर काम करवाती है और खाने को बासी रोटी देती है। माँ, तुम वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो छोटी सी बच्ची प्रिया है। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। वो अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। प्रिया की चाची उससे घर का सारा काम करवाती है और खाने के नाम पर बस बची खुची बासी रोटी देती थी। वही अपने बच्चों को अच्छा खाना देती थी। प्रिया के चाचा काशी प्रिया के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार तो करता, मगर उसकी चाची रचना के वजह से वो भी मजबूर था। रचना के खुद के 2 बच्चे हैं, बेटा रमेश और बेटी रजनी, जो अपने माँ की ही तरह प्रिया से बहुत नफरत करते थे। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपनी माँ और बहन के विपरीत था। वो प्रिया की छुप छुप कर मदद किया करता था। वो अपने खाना में से थोड़ा खाना छुपा कर प्रिया को खाने देता था। एक दिन शाम को प्रिया बाहर थी, तभी वहाँ रमेश आता है। प्रिया, तू यहाँ है और मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रही है तू? चाची ने मुझे गाय को चारा देने को कहा था। मैं चारा देकर देख रही थी। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे भैया? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ, खा लो इसे। मुझे माफ करना बहन, मैं माँ के सामने तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। नहीं भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हो? मेरे नसीब में ही यही लिखा है। वक्त यूं ही गुजर रहे थे और कई साल बीत गए। अब प्रिया बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के साथ साथ वो सुंदर भी हो गई थी बहुत। दूसरी तरफ रमेश और रजनी भी बड़े हो गए थे और बड़े होने के साथ साथ रजनी पहले से ज्यादा गुस्सैल और घमंडी हो गई थी। और वो प्रिया जितनी सुंदर नहीं हुई थी, इसलिए उसे प्रिया एक आंख भी नहीं भाती थी। उसे बस प्रिया को परेशान करने में मजा आता था। प्रिया, अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई तू? अभी तक तूने मुझे चाय तक नहीं दिया। बाहर से प्रिया भागते हुए अंदर आती है। रजनी, तुम उठ गई? मैं अभी चाय बना देती हूँ। तुम सोई थी तो मैं बाहर काम करने लगी। तो क्या अब मुझे चाय के लिए इंतजार करना पड़ेगा? तू एक काम ढंग से कर नहीं सकती है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? देखो, ये कामचोर मुझे अभी तक चाय तक नहीं दी है। तभी रचना बाहर से अंदर आई। क्यों रे कामचोर, इतनी देर से क्या कर रही थी तू? मेरी बेटी को अभी तक चाय तक नहीं दिया तूने? चाची, रजनी सो रही थी तो मैं बाहर कपड़े धोने लगी। अभी चाय बनाकर देती हूँ। क्यों रे, अब तेरी वजह से मेरी बेटी 10 बजे चाय पिएगी क्या? एक काम ढंग से नहीं होता है तुझसे। दिन भर इधर उधर घूमते रहती है बस। चल जा, अब जा यहाँ से। पहले मेरी बेटी को चाय पिला, फिर जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आना। सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई है। प्रिया कुछ नहीं कहती है। उसने रजनी को चाय दी, फिर जंगल के तरफ चली गई लकड़ी काटने। प्रिया जंगल गई, खुद ही लकड़ियाँ काटी। लकड़ी काटने से वो थक गई और वो वहीं थोड़ी देर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, माँ, देखो तुम्हारी बेटी कितनी दुखी है।
मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और चाची भी मुझे कुछ खाने को नहीं देती है। माँ, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है और मैं यूं और घुट घुट कर नहीं जी सकती हूँ। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरा। बचपन से आज तक मुझे बस दर्द और तकलीफ ही मिली है। यहाँ तक कि कभी भी मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिला। चाची मुझे मारती पीटती है, वो अलग है, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की है तुझसे। मैं सोचती थी एक ना एक दिन तो मेरा नसीब बदलेगा, लेकिन अब लगता है शायद यही मेरा नसीब है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे माता पिता को तुमने मुझसे बचपन में ही छीन लिया? क्यों मेरी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई भगवान? इतना कहकर प्रिया रोने लगी। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो करती भी तो क्या करती। बचपन से ही रचना और रजनी ने उसके साथ इतना अत्याचार किया था कि वो अब उनके सामने कुछ बोलने की भी हिम्मत ना होती थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वो लकड़ी लिए घर चली गई। घर पहुंचकर उसे जोरों की भूख लगी थी, तो वो रोटी लेकर खाने बैठी ही थी कि तभी वहां रचना आ गई। क्यों रे कामचोर, आते ही ठूसने लगी तू? एक काम करी नहीं कि भूख लगने लगी तुझे? इतने में वहां काशी आ गया। रचना, क्यों इस बेचारी को इतना कह रही हो? कम से कम इसे सुकून से खाने तो दो। तुम चुप रहो जी। आ गए अपने भाई की बेटी का वकालत करने। जरा सा काम क्या कर लेती है ये, तुम्हारे ही हाथों में दर्द होने लगता है। क्या जरा सा काम? पूरे घर का काम ये सुबह से लेकर आधी रात तक करती है और तुम कह रही हो जरा सा काम? ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें इस पर। काम नहीं करेगी तो मुफ्त का रोटी तोड़ेगी क्या? इसके माँ बाप तो मर गए और इसको हमारे लिए बोझ छोड़ गए। अब इसको बचपन से पाला पोसा खिलाया, तो काम नहीं करेगी तो क्या मुफ्त का रोटी तोड़ेगी? रचना, भगवान के लिए मरे हुए भाई भाभी को बीच में मत लाओ। वो बेचारे तो मर गए, कम से कम तुम वहां तो उन्हें चैन से रहने दो। हाँ, वो लोग तो चैन से रह रहे हैं और यहाँ इसकी बेटी मेरे सीने में बैठी हुई है। खाना पीना कपड़ा लत्ता तो ठीक था, पर अब वो बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी करवानी पड़ जाएगी हमें। मेरी खुद की बेटी भी बड़ी हो गई है, मैं इसकी शादी करूं कि उसकी सोचूं? तुम चिंता क्यों कर रही हो? हमारा रमेश शहर गया है ना कमाने, वो दोनों की शादी का खर्चा उठा लेगा और जरूरत पड़े तो मैं अपनी जमीन भी बेच दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए रचना वहां से चली गई। काशी चाहकर भी प्रिया की कोई मदद नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते रचना और रजनी दोनों मिलकर पूरा घर का काम प्रिया से करवाते थे। यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन काशी गांव से गुजर रहा था, तभी उसे गांव का चौधरी बुलाता है। अरे काशी, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। जी चौधरी जी, कहिए, आपको कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ, काम तो था। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी के भाई को अपने बेटे उमंग के लिए एक अच्छी बहू चाहिए। मैंने तुम्हारी भतीजी को देखा है, वो सुंदर भी है और गुणवान भी। मेरी पत्नी ने बताया है तुम्हारी भतीजी के बारे में। तुम कहो तो मैं बात आगे करूं? क्या मेरी भतीजी के लिए आपके खानदान से रिश्ता? जी जी बिल्कुल, बात को आगे बढ़ाइए, मैं भी घर जाकर बात करता हूँ। इतना कहकर काशी भागता हुआ अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात रचना को बताई। रचना ये बात सुनकर आग बबूला हो गई, फिर खुद को शांत करके कहती है, क्या इतना बड़े घर का रिश्ता उस कामचोर के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा करो, कल तुम प्रिया की जगह हमारी बेटी रजनी को दिखा देना।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो रचना? प्रिया बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी ना, और ये रिश्ता तो प्रिया के लिए आया है, तो हमें रजनी को कैसे दिखा सकते हैं? ज्यादा मत सोचो तुम। उन लोगों को क्या पता होगा कौन प्रिया है और कौन रचना है। और मेरी बेटी के रहते हुए मैं उस प्रिया की शादी इतने बड़े घर में कैसे होने दूंगी? मेरी बेटी ही चौधरी खानदान की बहू बनेगी बस। रचना के आगे काशी की कहाँ चलने वाली थी। काशी को आखिरकार रचना की ही बात माननी पड़ती है। अगली सुबह काशी के घर चौधरी और उसकी पत्नी का भाई मनोहर उनके घर आए। सारे बातचीत होने के बाद अब बारी थी लड़की देखने का, तो काशी ने रचना से इशारा किया। रचना अंदर जाकर प्रिया से कहती है, अरे सुनो, जब तक वो लोग चले नहीं जाते तुम यहीं पर रहना, अंदर बाहर मत होना। थोड़ी देर बाद रचना रजनी को लेकर आती है। रजनी को देखकर चौधरी और मनोहर सकपका गए। वो कुछ नहीं बोले और आपस में ही फुसफुसाने लगे। तभी रचना कहती है, अरे आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं क्या? देखिए ये मेरी बेटी रजनी है, घर का सारा काम और तरह तरह के खाने भी बनाने जानती है, बहुत ही सुशील है, जिसके भी घर जाएगी पूरा घर संवार कर रख देगी। तभी चौधरी कहता है, वो सब तो ठीक है बहन जी, मगर हम यहाँ किसी और को देखने आए हैं। मेरी पत्नी ने उसकी तस्वीर दिखाई है, वो ये नहीं है। जी चौधरी जी, चौधराइन ने आपके इनके मरे हुए भाई की बेटी के बारे में कहा होगा। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, हमने ही उसको बचपन से पाला पोसा है। लेकिन चौधरी जी, आप जैसे बड़े खानदान के लिए तो एक सुशील और समझदार लड़की की जरूरत होगी, जो मेरी बेटी रचना है। और वो तो बहुत ही कामचोर है, दोपहर में सोकर उठती है, देखिए ना अभी भी सोई हुई है। मगर भाभी जी, हम तो उसको ही देखने आए थे, आप जरा उसको उठाकर बुलाइए, हम देखकर चले जाएंगे। हमारे साले जी बहुत दूर सफर करके लड़की देखने आए हैं, बाकी शादी होना या ना होना नसीब की बात है। क्यों काशी, सही कहा ना? काशी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी रचना बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हमारी बेटी को घर पर रखकर उसकी शादी पहले नहीं करवा सकते हैं। और वैसे भी आप जैसे ऊंचे खानदान वालों के लिए मेरी बेटी ही जचेगी, ना कि वो अनपढ़ गंवार। देखिए भाभी जी, हम उस लड़की को देखने आए थे, ना कि आपकी बेटी को। वैसे आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मगर इससे हम अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते। इतना सुनते ही रचना के ऊपर गुस्से का सैलाब आ गया। वो चिल्लाकर कहती है, अरे वाह जी वाह, यही आप लोगों की शराफत है। जिसके घर गए उन्हीं की बेटी को मना कर दिए, यही है आप लोगों के बड़े खानदान की निशानी। अब बैठे क्या है, चलिए उठिए यहाँ से, जाइए अब यहाँ से। रचना के इतना कहने पर आए सारे मेहमान चले गए। काशी के मना करने के बाद भी रचना चिल्लाती रही। रचना गुस्सा से तिलमिलाती हुई बोली, देखा, अब तुझे समझ आया ना? मैंने अपने ही घर में बबूल का पेड़ लगा रखा था, तो मुझे आम कहाँ से मिलेगा? अब तो तुम खुश हो गए हो ना? वो लोग मेरी बेटी को नापसंद करके उस कलमोही को पसंद कर रहे हैं। यही तो वो कलमोही चाहती थी। रचना, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? उसको तो पता भी नहीं था कि उसको कोई देखना चाहता है। अभी भी तुझे उस मासूम पर दया आ रही है, जिसने मेरी बेटी की खुशियों पर आग लगा दी। नहीं छोड़ूंगी उस मनहूस को मैं आज। इतना कहकर रचना अंदर चली गई और जाकर प्रिया को मारने लगी और कहती है, क्यों रे मनहूस, पड़ गई तुझे अब शांति? पड़ गई तेरे दिल को अब ठंडक? डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, मगर तूने तो अपने ही चाचा की बेटी का घर जुड़ने से पहले उजाड़ दिया रे। मगर चाची, मैंने क्या किया है? आप मुझे मार क्यों रही हैं?
तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। पूरे गांव में आवारों की तरह घूमते रहती थी। लोग तो इसको देखेंगे ही, पूरे गांव में अपना सुंदरता दिखाते फिरते रहती थी। ये तुम क्या बोल रही हो रचना? उसको कैसे पता होगा? उसे कौन देख रहा है, कौन पसंद कर रहा है? वाह पिताजी वाह, आप अभी भी इसी के तरफ बोलिएगा। अब समझ में आया ये इतना तैयार होके पूरे गांव में क्यों घूमते फिरते रहती थी। और पिताजी, ऐसा लगता है कि आप मेरे नहीं इसके पिताजी हैं। मैं नहीं, ये आपकी बेटी है। नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं है। अब चुप रहो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा प्रिया पुराण। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी के अभी इस मनहूस को मेरे घर से निकालो। इसने मेरी बेटी की खुशियां खा गई। क्या इसी दिन के लिए इसको बचपन से पाल रहे हैं हम? चाची, मैं अकेली भला कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आज तक तुझे पाला, अब अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो तुम। रचना, ये क्या कर रही हो तुम? प्रिया का हमारे अलावा और कौन है? और ये मेरे मरे हुए भाई की बेटी है। मैं इसको ऐसे कभी नहीं भेज सकता। मैंने क्या तुम्हारे भाई की बेटी का ठेका लेकर रखा है? इस मनहूस को मैंने पाला पोसा और मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में लगी है। सुनो, 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ। इसका कहीं और बंदोबस्त कर दो, वरना मैं इसको धक्के देकर अपने घर से निकाल दूंगी। ये कहकर रचना वहाँ से चली जाती है और प्रिया वहीं एक कोने में बैठकर रोने लगती है। फिर काशी वहाँ आकर प्रिया को समझाता है। बेटी, हिम्मत से काम लो, सब ठीक होगा। तुमने कभी भी किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया, तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। हिम्मत रखो मेरी बच्ची। फिर काशी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और खुद से कहती है, ए ऊपर वाले, आखिर मैंने कौन सी गलती की थी पिछले जन्म में जो तू मुझे इस जन्म में इतना तकलीफ दे रहा है। बचपन में ही मेरे माँ बाप को ले लिया, जैसे तैसे चाची के अत्याचार सहकर बड़ी हुई, और अभी भी मुझे और कितना कष्ट झेलना पड़ेगा ऊपर वाले। प्रिया के आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था, मानो किसी ने उस पर बड़ा सा पत्थर मार दिया हो। प्रिया बेचारी अनाथ, बेबस, लाचार, जाए भी तो कहाँ जाए, करे भी तो क्या करे, बस सिर्फ अपने नसीब पर ही रो रही थी। कुछ दिन गुजरने पर एक दिन काशी रचना से कहता है, रचना, मैंने प्रिया के लिए एक रिश्ता देखा है। वो लोग कल आएंगे, और अच्छी बात यह है कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए। लड़का? कौन लड़का? कहाँ का है और क्या करता है? हमारे पास ही के गांव के हैं, और वो उस गांव के जमींदार का नौकर है। जमींदार जो देता है वो खाता, और जमींदार के घर ही तबीले में रहता है। उसका अपना घर बार, माता पिता नहीं है। इतना सुनना था कि रचना के आंखों में चमक आ गई और वो फटाक से कहती है, अरे तो इसमें देरी कैसी? कल देखने आ रहा है ना, तो कल ही इसकी शादी करवा के विदा कर दो यहाँ से। अगली सुबह एक बहुत ही गरीब लड़का, जिसके कपड़े भी फटे थे, काशी के घर आया। प्रिया को ना चाहते हुए भी उस नौकर से शादी करनी पड़ी, क्योंकि और वो अपने चाचा और चाची की बोझ बनना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वो नौकर प्रिया को लिए अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में प्रिया मन में सोचते जाती है, ये कैसी परीक्षा है मेरी। एक तो ये पागल, वो भी मेरा पति। जो भी हो, पर ये मेरा पति है। अब इसके साथ रहना अब मेरा धर्म है। अब इसके साथ ही मुझे रहना पड़ेगा। अब ऐसा ही प्रिया सोच रही थी कि तभी नौकर उसे एक बड़ी सी हवेली के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर प्रिया को वो बैठा कर खुद अंदर जाता है।
थोड़ी देर बाद अंदर से एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति आता है, जिसे देखकर प्रिया चौंक जाती है। और उसके साथ चौधरी, उसकी पत्नी और उसका साला मनोहर तीनों आए। सबको साथ देखकर प्रिया बहुत हैरान हुई। उसको हैरान देखकर चौधरी कहता है, बेटी तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी हमारे ही घर हुई है। ये सुनकर प्रिया आश्चर्य से देखने लगी। तभी वो नौकर जो उमंग है वो कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद थी। मेरे बाबा गए थे तुम्हारा हाथ मांगने, मगर तुम्हारी चाची ने इन लोगों को भगा दिया वहां से। फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे चाचा हमारे पास आए थे। चौधरी जी, क्या अब भी आप लोग मेरी भतीजी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें तुम्हारी भतीजी बहुत पसंद है। हम अपने उमंग की शादी उससे करने के लिए तैयार हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हम सबको एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक चाचा जी? बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर एक नौकर बनकर आओगे प्रिया से शादी करने, क्योंकि इससे मेरी पत्नी को खुशी मिलेगी कि प्रिया को एक गरीब नौकर मिल रहा है और वो शादी के लिए मना भी नहीं करेगी। उमंग ये सारी बातें प्रिया को बता रहा था। प्रिया ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई। उसको जिंदगी से जितनी शिकायत थी सारी दूर हो गई। वो ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। प्रिया और उमंग अब दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे। दूसरी तरफ प्रिया के जाने के बाद घर का सारा काम रचना को ही करना पड़ता था। क्या जरूरत थी मुझे उस प्रिया की शादी करवाने की? घर पर ही पड़ी रहती, कम से कम मुझे कोई काम तो नहीं करना पड़ता था। घर का सारा काम कर लेती थी। और एक मेरी बेटी है जिसको चाय तक बनाने नहीं आती है। अब पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है और इसको तो कुछ आता भी नहीं है। रचना अपने ही रोना में रो रही थी और इधर प्रिया के नसीब में जो था आखिरकार उसके नसीब में वो आ ही गया। और इसी को कहते हैं नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले।